नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ। चैप्टर जो लेसन 2 है इसमें दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। बी पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं जो कि छोटा सा था, टॉट। अब ए पार्ट पढ़ेंगे। नाम क्या है ए पार्ट का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए समझते हैं इसके कुछ बेसिक्स। सबसे पहला, इस एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज है, उसका मीनिंग समझेंगे। डेफिनेशन अक्सर किस सेक्शन में दी जाती है? सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 बेसिकली नाम बताता है, एप्लीकेबिलिटी बताता है। हर एक्ट का सेक्शन नंबर 1 यही बताता है, और सेक्शन नंबर 2 क्या बताता है? डेफिनेशन। लेकिन इस डेफिनेशन को कैसे रीड करेंगे? सेक्शन नंबर 2 और एच क्या हो जाएगा? क्लॉज। क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 और फिर क्लॉज होता था ना, तो यहाँ पे सब सेक्शन है क्या? नहीं, सीधा क्लॉज दे रखा है, तो सेक्शन 2 क्लॉज एच। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन करता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, समझेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है। सारे के सारे अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ अग्रीमेंट और एनफोर्सेबल को एक साथ ऐड कर कर क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल बाय लॉ है, दैट मीन्स अगर अग्रीमेंट की बातों को अगर आप फॉलो नहीं करते तो कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ समझ में आ रहा है? वापस ये तो समझा दी, कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। चल, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल मतलब क्या है? कोर्ट में लेकर जाओ और कोर्ट आपको न्याय जस्टिस दिलवाएगा। क्लियर है? वापस कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो अग्रीमेंट जो कि क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। दैट मीन्स यहाँ पे एक लीगल राइट क्रिएट हो रहा है। तुम्हारे और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारे मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने मुझे फीस दी है और मैंने बदले में कहा है कि आपको मैं सीएससीटी का पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब तुम और मैं एक चीज को लेकर अग्री हुए। क्या अग्री? कि आप हमें पढ़ाइए, बदले में इतना पैसा मिलेगा। अग्रीमेंट। अब ये अग्रीमेंट तो है, लेकिन अगर मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ या फिर आप मुझे फीस नहीं देते हो तो क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है? क्या मेरी कोई लीगल ड्यूटी बनती है? हाँ, लीगल ड्यूटी बनती है ना। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ पैसा लेकर, या फिर आप मुझे पैसा नहीं देते हो, पढ़ लेते हो, तो क्या होगा? क्या मैं कोर्ट में लेकर आपको जा सकती हूँ? हाँ। क्या मैं आपके आगे केस फाइल कर सकती हूँ? हाँ, क्योंकि आपके और मेरे बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। अब तुम्हारे और मेरे बीच में किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? ओरल है। लेकिन ओरल वाले कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने में हालत खराब हो जाती है, तो इसलिए बीइंग अ सीएस आप क्या सजेस्ट करोगे? हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना हमेशा अच्छा है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट है जो कि क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब जिसमें एक लीगल राइट क्रिएट होता है, एक लीगल ड्यूटी बनती है। मेरी लीगल ड्यूटी क्या है? तुम्हें पढ़ाना। तुम्हारी लीगल ड्यूटी क्या है? मुझे वो पैसे देना। इज दैट क्लियर? चलिए, तुम्हारे और मेरे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि चलो बच्चा पिक्चर देखते हैं, संडे की प्लानिंग करते हैं, पिक्चर देखते हैं। तुम भी मेरी बात से अग्री करते हो और मैं भी अग्री करते है ना, चलो पिक्चर चलते हैं संडे को। अग्री किया है, अग्री किया है, लेकिन क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है? क्या नहीं। अगर मैं वहां पिक्चर देखने पहुंच गई और तुम लोग नहीं पहुंचे, या फिर तुम लोग पहुंच गए और मैंने तुम लोग को टेका पटक दिया, अग्रीमेंट तो था ना। लेकिन क्या इस अग्रीमेंट को आप क्या कोर्ट में जाके लेके होगी, देखो पिक्चर देखने नहीं आया, ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं। तो वो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, उन सारे अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? ओनली अग्रीमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यस और नो? चलो, अब एनफोर्सेबल होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। मॉरल, सोशल, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ये सारी चीजें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी में मैंने आपको बुलाया, ठीक है। आपने देखा है अक्सर जो भी शादी वादी होती है या फिर किसी भी टाइप की बर्थडे पार्टी होती है तो उसमें आपको एक इन्विटेशन दिया जाता है, आपको ऑफर दिया जाता है, शादी में आना है, पार्टी में आना है। आप उसे एक्सेप्ट करते हो कि हाँ जाएंगे। इनकेस नहीं आए तो क्या आपको कोर्ट में लेकर जाएंगे? क्या नहीं। तो जितने भी सोशल मैटर्स हैं, जितने भी मॉरल मैटर्स है और जितने भी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं, ये सारी की सारी चीजें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करती है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। लेकिन क्या ये अग्रीमेंट है? हाँ, ये अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट का मतलब क्या? अग्री होना। अग्रीमेंट मतलब क्या? अग्री होना। तुम और मैं अगर अग्री हो जाते हैं
तो वो अग्रीमेंट क्या बन जाता है, वो अग्रीमेंट क्या बन जाता है, अग्रीमेंट। लेकिन अगर उसमें लीगल ड्यूटी आ जाती है, इसमें कुछ लीगल चीजें आ जाती हैं, तो वो अग्रीमेंट किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अपने घर में एक किराएदार रख लिया, उसके साथ मैंने एक अग्रीमेंट किया, उसके साथ मैंने क्या किया, एक अग्रीमेंट। जनरल लैंग्वेज में हर कोई उसे अग्रीमेंट बोलता है, लेकिन क्या वो अग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन आ गई ना, जहां जहां लीगल ऑब्लिगेशन आएगी वो अग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हर कोई नॉर्मल लैंग्वेज में उसे अग्रीमेंट बोलता है, ठीक है। मैंने आपको शादी में बुलाया, वो भी अग्रीमेंट है, लेकिन उसे हम अग्रीमेंट नहीं बोलते, वो अग्रीमेंट है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक। आइए और डिटेल में पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक तरफ रोहन है, एक तरफ मनोज है। रोहन ने बोला मैं अपनी बाइक बेचूंगा, किसको, मनोज को। रोहन ने ऑफर किया। तो कभी भी कोई भी अग्रीमेंट, कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले एक ऑफर होता है और सामने वाले उस ऑफर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो रोहन ने क्या किया, ऑफर किया कि भैया मैं बाइक बेचूंगा, कितने में, 25,000 ओनली। मनोज ने बोला कि मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो रोहन ने क्या दिया, ऑफर, और मनोज ने उसे क्या किया, एक्सेप्ट। तो अभी हम डिटेल में जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, अब हम कह रहे हैं कि भैया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जिसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, दैट वाज ऑफर। पहले ऑफर दिया जाता है, फिर इस ऑफर को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। हिज ऑफर, पेड हिम कंसिडरेशन, बदले में वो क्या देगा, पैसे देगा। तो इसने ऑफर किया बाइक का और बदले में इसको क्या मिलेगा, पैसा, 25,000। तो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप के एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन बनती है। अगर रोहन बाइक दे देता है और सामने वाला क्या नहीं देता है, पैसे नहीं देता है, क्या वो कोर्ट में जा सकता है, हाँ। क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ है, क्या, हाँ, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही। इज दैट क्लियर। तो एक सबसे पहला टर्म क्या आता है, ऑफर, और दूसरा टर्म क्या आता है, एक्सेप्टेंस। कहीं कहीं आपकी बुक में ऑफर को क्या लिखा होगा, प्रपोजल। तो ऑफर मतलब प्रपोजल ही होता है, तो पहले एक प्रपोजल आता है, फिर उसका एक्सेप्टेंस, या फिर मैं क्या बोलूं, पहले ऑफर आता है और फिर उसका क्या होता है, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनता है, प्रॉमिस। समझेंगे, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनता है, प्रॉमिस। मैंने बोला कि पिक्चर देखने चलना है, ऑफर दिया, पिक्चर देखें क्या, आपने एक्सेप्ट किया, हाँ देखेंगे, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या पिक्चर देखने वाले ऑफर एक्सेप्टेंस में क्या कुछ कंसिडरेशन है, कुछ कंसिडरेशन है क्या, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, बदले में कुछ रिटर्न मिलना। मैंने आपको शादी का कार्ड दिया और उस पार्टी में आपको इनविटेशन दिया, एक तरीके से ऑफर दिया कि आ जाइए, आपने एक्सेप्टेंस किया, क्या कुछ इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, क्या कोई पैसा इन्वॉल्व है, क्या नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, बाइक बेचने वाली बात करूं, तो क्या इसमें कंसिडरेशन, क्या पैसा इन्वॉल्व है, हाँ इन्वॉल्व है। कंसिडरेशन मतलब होता है बदले में कुछ मिलना। मैं अगर आपको बाइक दे रही हूं तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है, पैसा, दैट वाज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कैश भी हो सकता है और काइंड भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैंने आपको शादी में बुलाया कि मुझे कुछ बदले में मिलने वाला है, वो गिफ्ट मिलने वाला है, वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, वो कोई फिक्स थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पे तो चीजें फिक्स है ना, यहाँ तो बाइक के बदले में पैसा मिलेगा, लेकिन बस मैं बाइक दे रहा हूँ, मैं बस बाइक दे रहा हूँ, एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। गिफ्ट दे रहा हूँ बाइक, बदले में कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्या नहीं। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इन्होंने कहा सबसे पहले क्या होता है, ऑफर, सबसे पहले क्या होता है, ऑफर, और साथ में क्या आता है, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एक्सेप्टेंस साथ में होता है, दोनों मिलाकर क्या बनेंगे, प्रॉमिस। दोनों मिलाकर क्या बनेंगे, प्रॉमिस। अगर मैंने प्रॉमिस बोला तो इसके अंदर क्या है, ऑफर भी और एक्सेप्टेंस भी है। क्या बात समझ में आ रही है। प्रॉमिस के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, कंसिडरेशन। क्या ऐड कर दिया, कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलाकर क्या बनते हैं, अग्रीमेंट। वापस ऑफर एक्सेप्टेंस मिलाकर क्या बनते हैं, प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, कंसिडरेशन, वो क्या बन जाएंगे, अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट में मैंने ऐड कर दिया एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस, और क्या होता है, कंसिडरेशन, और क्या होता है, कंसिडरेशन, और एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये चार चीजें होंगी तब जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसीलिए जनरली एक स्टेटमेंट दिया जाता है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि पिक्चर देखने वाली बात भी तो अग्रीमेंट है, लेकिन लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कोर्ट में लेकर जाओगे, क्या नहीं। तो सोशल वाली चीजें, जो भी मॉरल वाली चीजें हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आते। कुछ बेटा
बढ़ते हैं आगे। अब हम सेक्शंस की बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पता तो है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक एक्ट है। इस एक्ट में टोटल सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट होता है और सेक्शन कहाँ खत्म होते हैं, 266 में। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ सेक्शंस है जिसमें मैं थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगी आपको। सेक्शन 1 से 75 तक क्या बातें बताएंगे, जनरल बातें बताई जाएगी, जनरल प्रोविजन। 76 से 123 तक किसकी बातें बताई जाएंगी, सेल्स ऑफ गुड्स की, गुड्स को बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट। फिर 124 से लेकर 147 इंडेमनिटी और गारंटी। इंडेमनिटी वर्ड मतलब होता है कंपनसेट करना, गारंटी हम समझते हैं गारंटी देना। 148 से 188 तक क्या आता है, बेलमेंट एंड प्लेज। प्लेज आपने फिर भी सुना है, मॉर्गेज सुना है, गिरवी रखना, सिक्योरिटी रखना, ऐसे प्लेज भी होता है। तो बेलमेंट भी उसके जैसे ही होता है, जब आएगा तब डिटेल में समझेंगे। 182 से 238 तक एजेंसी, कौन सी, जो एजेंट प्रिंसिपल वाला रिलेशन होता है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सारे सेक्शंस है। फाइनली 239 से 266 तक पार्टनरशिप। लेकिन नोटिस करो, आपने एक पार्टनरशिप एक्ट अलग से पढ़ा है, सुना है नाम, पढ़ा नहीं है तो सुना तो है ना 12th तक में, और थोड़ा पढ़ा भी है। पार्टनरशिप एक्ट अलग था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग था। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सेल्स ऑफ गुड्स आता था, पार्टनरशिप आता था, क्योंकि पार्टनरशिप में भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो आपने अलग से पढ़ा है, गुड्स को बेच रहे ना, बेच रहे तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पहले ये सब किसमें आते थे, किसमें आते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आते थे। बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट अलग से बना दिया गया और इसमें से ये सारी चीजें क्या कर दी गई, ओमिट कर दी गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन 76 से 123 आपको ब्लैंक दिखेगा, ओमिट दिखेगा जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट देखोगे। क्यों? क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग से बन गया। अगर आप गुड्स को खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसका पर्टिकुलर जो एक्ट है वो। अगर पार्टनरशिप की बात आती है तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करना, क्या रादर फॉलो करना है, पार्टनरशिप एक्ट अलग से जो बन चुका है। तो यहाँ पे अब ये कवर नहीं होते। लेकिन जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ये जो सेक्शन है ये ओमिट होगा और लिखा होगा भैया इनका अलग से एक एक्ट बन चुका है। क्लियर है? बाकी सारी चीजें यहीं पढ़ोगे। क्या क्या पढ़ोगे? तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले, जनरल प्रोविजन पढ़ने वाले हो, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये 4 चीज पढ़ोगे। मतलब सेल्स ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप नहीं, और नहीं आपके सिलेबस में। ठीक, चलिए बढ़ते। आपकी बुक में ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक अग्रीमेंट होता है जो कि क्या होता है, एनफोर्सेबल एट लॉ। कुछ अलग लिखा है क्या? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर क्या है, 18, देश आजाद हो चुका था क्या, मतलब ये कौन लेकर आए होंगे, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स लेकर। 1872 बहुत पुराना एक्ट है बच्चा। चलो, जनरल प्रिंसिपल की बात करता है यहाँ पे, फॉर्मेशन एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि इन्होंने बताया इंडेमनिटी, नाम अभी सुना आपने, ठीक है, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें। लेकिन ये अभी नहीं समझाऊंगी, जब ये टॉपिक आएगा तब हम डिटेल में समझेंगे तो ज्यादा बेटर है। बस ये सुनो कि ये नाम है जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बोलूं तो ये कमर्शियल मर्केंटाइल लॉ के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट इसमें यूज होता है बिजनेस एरियाज में। ठीक है, चलिए यहां पर आएंगे। 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 से लेकर 75 तक क्या दे रखा था, 1 से 75 क्या दे रखा था, जनरल प्रोविजन। और देखो कहां से चालू हो रहा है, 124 से कंटिन्यू कहां तक, 238 तक। ठीक है, 124 से 238 तक सब बोल दिया उन्होंने, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, सब एक साथ पढ़े, इसके नीचे दे रखा है। ठीक है, पक्का, जनरल बातें। आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन फिर से बताओ। कॉन्ट्रैक्ट वो सारे एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक, चलिए, इन्होंने कहा एक अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये एक अग्रीमेंट है एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन्होंने कहा कॉम्बिनेशन है ये 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट का, एक तो अग्रीमेंट है, दूसरा क्या है, ऑब्लिगेशन। अभी मैंने बोला ना एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ को मैं ऑब्लिगेशन भी बोल सकती हूँ। कैसे? आपकी लीगल ड्यूटी बनती है ना, मैंने आपसे पैसे ले लिए, मेरी लीगल ड्यूटी बनती है पढ़ाने का, तो मेरी ऑब्लिगेशन है ना, लीगल ड्यूटी है ना पढ़ाना। नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोर्ट में जाओगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला अग्रीमेंट, और वो अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। मैंने आपको मूवी देखने के लिए बुलाया, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई, आना एकदम कंपलसरी है क्या, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने कहा चलिए अग्रीमेंट समझते हैं। अब मुझे ये बताओ, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे, पहले बताया था ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्टेंस मिलाकर क्या होता है, प्रॉमिस बनता है।
अब अगर प्रॉमिस बोला तो उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों है, तुम्हारे और मेरे बीच में प्रॉमिस हुआ है, इसका मतलब मैंने कुछ बोला और तुमने उसके लिए हाँ बोला है। ये होता है ना, प्रॉमिस कर पक्का मेरी बात किसी को नहीं बताएगा या बताएगी, तो प्रॉमिस क्या है, ऑफर किया ये बात, तुमने एक्सेप्ट किया कि हाँ नहीं बताऊंगा, तो प्रॉमिस हो गया तुम्हारा मेरे बीच में। अब इस प्रॉमिस में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न। अब ये रिटर्न में क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलेगा, या तो पैसा या तो काइंड, कुछ भी हो सकता है ना, बाइक के बदले में बाइक हो सकता है, कार के बदले में कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंसिडरेशन। तो अगर प्रॉमिस के साथ क्या जाता है, कंसिडरेशन, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलकर बनाता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल मिलकर क्या बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। अभी सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट, यहां दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आपकी दो बातें, क्या क्या आ जाता है, अग्रीमेंट आ जाता है, और क्या आ जाता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये आ गया। ऑब्लिगेशन को क्या बोलूंगी मैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्यों बोलूंगी, क्योंकि ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, नहीं करोगे तो कोर्ट में जाएंगे। आ जाइए, अब इन्होंने कहा अग्रीमेंट समझते हैं। अग्रीमेंट के अंदर क्या था, उल्टा चलो, उल्टा चलने की बात करें। जब मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपसे पूछ रही हूं अग्रीमेंट कैसे बनता है, बताओ। वेरी गुड। अग्रीमेंट कब बनेगा, जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिल जाएंगे। प्रॉमिस कब बनेगा, जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिल जाएंगे। क्या उल्टा फिराची समझ में आ रही है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें मिलकर बनती है, समझ में आया। अब मैं आ रही हूँ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में आप ही ने मुझे बताया क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, यही होता है। और रीड करें, अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट कहाँ समझा के रखा है, सेक्शन 2 के क्लॉज ई में। एवरी प्रॉमिस, अग्रीमेंट क्या, एवरी प्रॉमिस या फिर एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, बहुत सारे प्रोमिसेस, ठीक है, फॉर्मिंग क्या, कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पे एक तरफ प्रॉमिस आ गया और दूसरी तरफ क्या आ गया, कंसिडरेशन, इसे मिलाकर क्या बनता है, अग्रीमेंट। क्या अग्रीमेंट की डेफिनेशन समझ में आई, पक्का। चलिए बढ़ते हैं। इन्होंने कहा प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर क्या था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन कहां दे रखी है, सेक्शन 2 के बी में दे रखी है, ठीक है। क्या बोलता है, व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई, असेंट मतलब क्या होता है, ऑफर, सॉरी हाँ ऑफर, असेंट दे, ऑफर देना, सॉरी असेंट मतलब हाँ होता है, ठीक है। प्रपोजल टू बी सेट टू एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बोलता है अगर ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा कंप्लीट प्रॉमिस। तो उल्टा अगर हमने हिराची देखी तो कॉन्ट्रैक्ट में आता है अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल, अग्रीमेंट के अंदर आता है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, और प्रॉमिस में आता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या ये समझ में आ गया, मुझे बताओ। ऑफर एक्सेप्टेंस क्या बनता है, प्रॉमिस, प्रॉमिस में क्या ऐड कर दिया, कंसिडरेशन, क्या बनता है, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में क्या डाल दिया, एनफोर्सेबल, क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। क्लैरिटी है, ये सबसे बेसिक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। इस चैप्टर में एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग ABCD इसी में जुड़ी है, आगे फिर अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, बढ़ू आगे। चलिए, इन्होंने कहा अग्रीमेंट, दो पर्सन के बीच में अग्री होना, ठीक है। अग्रीमेंट क्या है, कम से कम दो लोग होने चाहिए ना, मैं अपनी बात से अग्री कर रही हूँ तो क्या मेरे और मेरे ही बीच में अग्रीमेंट हुआ है क्या, नहीं। अग्रीमेंट में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। क्या लिखा है अग्रीमेंट में, लिखा है एक सिंगुलर होता है और दूसरा क्या होता है, प्लूरल। इन्होंने कहा भैया पर्सन किस फॉर्म में होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए ना। तो अग्रीमेंट में दो इंपॉर्टेंट बातें, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या, प्लूरल होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा। अब 10 के बीच में और 20 के 30 में, लेकिन एक के बीच में तो नहीं हो सकता, दो लोग तो होने चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, क्या लगता है इंग्लिश वर्ड होगा क्या, लैटिन वर्ड, ठीक है। क्या लिखा है, कंसेसम एड इडम, इसका मतलब होता है मीटिंग्स ऑफ माइंड, दोनों का दिमाग मिलना। नॉर्मल लैंग्वेज में से क्या बोलेंगे, लोगों का दिमाग मिलना, लोगों का दिमाग मिलना मतलब सेम सोचना। मैं प्रोजेक्टर को बेचना चाहती हूँ, तुम भी प्रोजेक्टर को खरीदना चाहते हो, मैं प्रोजेक्टर को 20,000 में बेचना चाहती हूँ, तुम भी प्रोजेक्टर को 20,000 में खरीदना चाहते हो, तब जाके तुम्हारे मेरे बीच में क्या होगा, अग्रीमेंट होगा ना। मैं कह रही हूँ कि मुझे प्रोजेक्टर को बेचना है, तुम्हारे दिमाग में कंप्यूटर खरीदना है, क्या तुम्हारे मेरे बीच में अग्रीमेंट होगा क्या, नहीं। इन्होंने कहा अग्रीमेंट में दो इंपॉर्टेंट बातें, पहली बात कि दो या दो से ज्यादा के बीच में होगा, दूसरी बात कि दोनों का माइंड क्या होगा,
सेम सोच रहा हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारी कार हो सकता है मेरे पास 4 कार हो, ठीक है, मेरे दिमाग में बेचने का है नैनो, मैं बेचना क्या चाहती हूँ नैनो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में है कि दीदी ऑडी बेच रही है और तुम लोग ऑडी खरीदने में इंटरेस्टेड हो, तो क्या हमारा दिमाग एक जैसा सोच रहा है क्या? नहीं, तो तुम्हारे और मेरे बीच में अग्रीमेंट नहीं होता। अक्सर अग्रीमेंट करते वक्त धोखा हो जाता है, तो क्लैरिटी रखनी चाहिए। अगर लोगों का क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन हो गई, मैं कार बेचना चाहती थी, ठीक है, कार ही है, नैनो भी क्या कार है, ऑडी भी क्या कार है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या था? ऑडी। और मेरे दिमाग में क्या था? नैनो। सेम माइंड है क्या? तो तुम्हारा और मेरे बीच में अग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर ये प्रूव कर दिया जाता है कि भाई हम तो ये सोच रहे थे और तुम ये सोच रहे थे, तो तुम्हारे मेरे बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, क्लैरिटी है। तो प्लीज अग्रीमेंट में 2 चीजें, पहला क्या? प्लुरैलिटी होना चाहिए, दैट मींस प्लूरल, 2 या 2 से ज्यादा, और कंसेस एज, क्या लिखा है? कंसेस एज इडम, इसका मतलब क्या है? मीटिंग ऑफ अ माइंड, दोनों का सेम सोच रहा हूं। चलिए, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? एनफोर्सेबल बाय लॉ ना, लीगल ड्यूटी ना। ऑब्लिगेशन मतलब लीगल ड्यूटी टू डू, या फिर एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, या तो कुछ करने वाली बात हो सकती है या फिर कुछ नहीं करने वाली बात, है ना। चलो, इन्होंने कहा चलिए राइट और ऑब्लिगेशन समझते हैं। हम बाइक बेच रहे हैं, 20,000 में बाइक बेच रहे हैं, मेरी ऑब्लिगेशन क्या है? बाइक बेचने की, और आपकी ऑब्लिगेशन क्या है? मुझे 20,000 देने की। दोनों की अपनी अपनी ऑब्लिगेशन है। मेरी ऑब्लिगेशन है बाइक बेचना, और मेरा राइट क्या है? पैसे मिलना। अब चलो तुम्हारी बात करते हैं, तुम्हारी ऑब्लिगेशन क्या है? 20,000 देना, और तुम्हारा राइट क्या है? तो जो मेरा ऑब्लिगेशन वो आपका राइट है, और जो आपका ऑब्लिगेशन है वो मेरा राइट है। इज दैट क्लियर? पक्का? मैं बाइक बेचूंगी, ऑब्लिगेशन है कि राइट है मेरा बाइक बेचना? ऑब्लिगेशन। मेरा राइट क्या है? बदले में पैसा मिलना। एग्जाम्पल के थ्रू ये कह रहे भैया दोनों पार्टीज के हम राइट और ऑब्लिगेशन की बात करें। चलिए, ए और बी के बीच में एक कार है जो कि 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख नहीं 10 लाख में बेचा जा रहा है। चलिए राइट ऑब्लिगेशन देखेंगे। ए की ऑब्लिगेशन है कि उसे क्या देगा? बी को कार। बी का राइट है क्या? उसे मिलेगी कार। जो एक का ऑब्लिगेशन है दूसरे का क्या है? राइट है। यही चीज उसने ऑपोजिट वाइस वर्सा करके बताया। क्लियर है? पक्का? बढ़ते। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? ऑफर होता है, फिर क्या होता है? एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलाकर क्या बनता है? हमने क्या पढ़ा था? इसमें अग्रीमेंट लिखा प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ क्या इन्वॉल्व होता है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के साथ मिलाकर क्या बनता है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के साथ क्या ऐड होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इस एनफोर्सेबल बाय लॉ को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। जैसे कि पहला हमने पढ़ा ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के अंदर हमने क्या बोला? लीगल ड्यूटी, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ? लीगल इंटेंशन क्रिएट हो रहा है, लीगल इंटेंशन, लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। एनफोर्सेबल बाय लॉ को अलग अलग नाम से बोला जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो या तो पहले एनफोर्सेबल बाय लॉ लिखा होगा, या तो ऑब्लिगेशन, या फिर लीगल ड्यूटी, या फिर लीगल इंटेंशन। सबका मतलब एक ही है, क्योंकि लीगल इंटेंशन है ना देने का, नहीं इंटेंशन होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे। इन सबको मिलाकर क्या होता है हमारा? कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर लीगल इंटेंशन लिखा है इसका मतलब क्या है? एनफोर्सेबिलिटी भी है। ठीक। अग्रीमेंट के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। फ्रेंड्स के बीच में अग्रीमेंट होता है, फैमिली के बीच में, सोशल, ठीक है, लीगल। तो इन्होंने कहा अग्रीमेंट तो सब टाइप के होते हैं, लीगल भी होते हैं और अदर देन लीगल भी होता है, लेकिन जो लीगल अग्रीमेंट होंगे वही आगे जाकर क्या बनेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और जो अदर देन लीगल होंगे वो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि क्या मिसिंग है? लीगल इंटेंशन, एनफोर्सेबिलिटी, लीगल इंटेंशन, ऑब्लिगेशन, ये मिसिंग है। क्लियर है? पक्का? अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हुआ? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इस एनफोर्सेबल को हम ऑब्लिगेशन बोल सकते हैं, लीगल इंटेंशन बोल सकते हैं, वॉट एवर यू कैन से। ठीक। हेडिंग क्या लिखा है? कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। हेडिंग देखो, अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू सोशल मैटर्स। एग्जांपल देगा, 2 पर्सन गो टुगेदर, कहाँ? सिनेमा। होगा क्या? शादी में इनवाइट किया, होगा क्या? अग्रीमेंट तो है, अग्रीमेंट तो है, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हमने पढ़ा था सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होंगे, लेकिन क्या सारे सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। जैसे ये अग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कुछ अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि पहला सोशल मैटर्स वाली सारी की सारी चीजें नहीं होंगी। क्या पहला समझ में आ गया? पहला समझ में आ गया तो ही दूसरे में जाएंगे, क्योंकि दूसरा थोड़ा सा समझने वाला है। पहला समझ में आ गया? चलिए, एक केस है लैंडमार्क केस। इस केस में नाम याद करना पड़ेगा। क्या लिखा है नाम? बेल्फोर।
ठीक है। डोमेस्टिक अरेंजमेंट की बात हो रही है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। चलिए समझ ले, बेलफोर वर्सेस बेलफोर जो था, इसके केस के बीच में क्या था समझना है। एक हस्बैंड और एक वाइफ है। हस्बैंड की पोस्टिंग हो जाती है कहीं दूर दराज, कोई दूसरी कंट्री में, ठीक है। वाइफ अभी अकेली है घर में। वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक लीगल है ना, एक वो पेपर में एक बस क्या करवा लेते हैं, अग्रीमेंट लिख देते। उस अग्रीमेंट में क्या लिखा रहता है कि तुम मुझे पैसे भेजते रहो, तुम मुझे बस पैसे भेजते रहोगे, क्लियर है, बस यही लिखा और कुछ नहीं। अग्रीमेंट है, हाँ है, लेकिन इस अग्रीमेंट में पहले बताओ ऑफर एक्सेप्टेंस है क्या? ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, हाँ ऑफर भी और एक्सेप्टेंस दोनों के बीच में प्रॉमिस हो गया। इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन है, बंदा पैसे दे रहा है, बंदा पैसे दे रहा है, लेकिन लड़की बदले में क्या दे रही है उसको? कुछ भी नहीं मिल रहा है उसे, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। कंसिडरेशन इनकम्प्लीट है, कंसिडरेशन दोनों को मिलना चाहिए ना, कि किसी एक को मिलेगा क्या? किसी एक को मिलेगा तो गिफ्ट हो जाएगा, तो लड़की को एक तरीके से क्या मिला, गिफ्ट ही मिल रहा है, तो सामने वाले इस गिफ्ट को नहीं भी दे सकता है ना। अब लड़के को पता चलता है, हस्बैंड को पता चलता है मेरी वाइफ का क्या अफेयर है, अब वो पैसे देना छोड़ देता है। लड़की को आ जाता है, वाइफ को आ जाता है गुस्सा, कोर्ट में चला जाता है। तो कोर्ट क्या बोलता है, सुनो ये तुम्हारे क्या है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, तुमने आपस में कुछ भी लिखवा लिया तो क्या हम मान लेंगे क्या? डिवोर्स फाइल करना है तो बात अलग है, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि भाई वो अभी तक पैसे देता रहे। ये आपका आपस का मैटर है, ये आपका डोमेस्टिक अरेंजमेंट है। डिवोर्स फाइल करोगे तो हम आपके साथ है और दूसरे एक्ट में आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। डिवोर्स आएगा तो आपको उस हिसाब से पैसे भी मिलेंगे। लेकिन आप, वाइफ क्या कह रही है कि जो वो अभी तक मुझे महीने महीने पैसे दे रहा था उसको बोलो महीने महीने पैसे दे, क्योंकि उसने मेरे साथ एग्रीमेंट कर रखा है, वो उस पेपर लेके पहुंच जाती है। तो क्या वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है और ना ही इसमें कोई लीगल ड्यूटी बनती है। उस हस्बैंड की क्या कोई लीगल ड्यूटी बनती है कि उसको पैसे देने की? ऐसी कोई लीगल ड्यूटी नहीं बनती। ये आपका आपस का मैटर है। लीगल ड्यूटी तब बन जाएगी जब वो डिवोर्स फाइल करेगा, और डिवोर्स के कानून एकदम अलग होते हैं, फिर हम आपको सेपरेट एंटिटी ट्रीट करेंगे। अभी तो आपने आपस में खुद भी करवा लिया। तो रीड करते हैं। हस्बैंड वर्किंग है ना सलोन कहीं और, अग्री इन राइटिंग लिख देता है, लिख कर क्या दे देता है कि वो हाउस कीपिंग अलाउंस आपको देगा, घर खर्च कुछ ना कुछ देगा। शी वॉज अनफेथफुल टू हिम, लेकिन वो वाइफ नालायक थी, उसके साथ फेथफुल नहीं थी। ही स्टॉप अलाउंसेस, उसने पैसे देना छोड़ दिया। फाइनली लीगल बाइंडिंग रिलेशन के कारण वो उस पर केस करती है, लेकिन कोर्ट साफ साफ बोलता है आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, तो इस कारण से वो वाइफ केस हार जाती है। अगर डिवोर्स फाइल करना है तो जाइए कहीं और, लेकिन वो डिवोर्स फाइल नहीं कर रही थी, वो बस क्या कह रही थी, महीने का खर्चा दिलवाओ यार, ये पेपर देखो उसने साइन किया, ऑफर है हाँ, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस बन गया हाँ, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन क्या दोनों को मिल रहा है क्या? नहीं, एक ही को मिल रहा है, वो उसको बस पैसे दे रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर कंसिडरेशन के बाद एनफोर्सिबिलिटी आती है क्या? नहीं आती। एग्रीमेंट है लेकिन वो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए लड़का केस जीत जाता है। तो डोमेस्टिक अरेंजमेंट भी अग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो कौन से? सोशल मैटर्स और डोमेस्टिक अरेंजमेंट। इस केस का नाम याद रखना पड़ेगा लैंडमार्क केस, ठीक है। तो अब जो भी हमने डिस्कस किया उसका कंक्लूजन क्या है? पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करके लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए। लीगल रिलेशन क्रिएट है तो कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नहीं। लीगल ऑब्लिगेशन एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। अग्रीमेंट इज क्या है? जेनेस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इज द स्पीशीज। और कॉन्ट्रैक्ट, ये वही सेम लाइन है, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अग्रीमेंट। लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्लियर है। फ्रेंड्स के बीच में भी अग्रीमेंट हो रहे हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फैमिलीज के बीच में भी हो रहे हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो फैमिली के बीच में हो रहा था, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ठीक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आप पढ़ रहे हो। आपकी बुक में हेडिंग क्या लिखा है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब माना जाएगा जब ये एसेंशियल चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है आओ उसको थोड़ा सा डिटेल में समझें। कुछ चीजें देखी देखी सुनी सुनी लगेगी। सबसे पहले क्या लिखा है? लीगल इंटेंशन। लीगल इंटेंशन समझे? इस लीगल इंटेंशन को क्या क्या बोल सकते हैं? एनफोर्सेबल बाय लॉ बोल सकते हो, ऑब्लिगेशन बोल सकते हो, लीगल इंटेंशन तो लिखा ही है। अगर आप चाहते हो आपका कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड रहे, सही कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सही कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? लीगल इंटेंशन। लीगल इंटेंशन है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, अमिताभ बच्चन और सलमान खान दोनों मिलकर क्या
दोनों, अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं मैं घर बेचने में इंटरेस्टेड हूँ, सलमान खान कह रहे हैं मैं खरीदने में इंटरेस्टेड, दोनों बीच में दोनों केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो बच्चा केपेबल कौन नहीं होता, आ जाइए। माइनर जो कि 18 साल से कम है, क्या वो केपेबल है, क्या कैपेसिटी है क्या उसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की? नहीं। अनसाउंड माइंड, चलिए टेक्निकल वर्ड समझते हैं। साउंड माइंड मतलब सही दिमाग, अनसाउंड मतलब पागल। अनसाउंड माइंड मतलब क्या हो गया? पागल। एक पागल के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वापस से हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो केपेबल होने चाहिए, दिमागी रूप से सही होने चाहिए। एक छोटा बच्चे के पास इतना दिमाग नहीं होता है, तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, केपेबल नहीं है। अनसाउंड माइंड मतलब जो इंसान थोड़ा सा पागल है। एक पागल इंसान अपना अच्छा बुरा तो नहीं सोच सकता, एक छोटा बच्चा अपना अच्छा बुरा तो सोच नहीं सकता, तो इनके पास कैपेसिटी नहीं है। और फाइनली क्या लिखा है? व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंट? जिसका दिवालिया निकल गया है ना, खत्म हो गया, पैसे नहीं है। जिस बंदे के पास पैसे नहीं है तो उसका दिमाग वैसे ही पंचर हो चुका है। क्यों पंचर हो चुका है? क्योंकि पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्यों उसका दिवालिया निकला? पक्का उसके कुछ गलत डिसीजन थे, दिमाग उसका सही काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो सिचुएशन में आया। तो इंसॉल्वेंट को भी बोल दिया भाई तुम तो किसी को वैसे ही कंसिडरेशन बदले में नहीं दे पाओगे। तो एक इंसॉल्वेंट बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है? इनकेपेबल है। तो इन शॉर्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक सही कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी, एक सही कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन केपेबल होता है? अगर मैं माइनर को ऑपोजिट बोलूं तो कौन केपेबल है? मेजर। मेजर, ठीक है। अगर मैं अनसाउंड माइंड का ऑपोजिट बोलूं तो कौन केपेबल है? साउंड माइंड। अगर मैं इंसॉल्वेंट का ऑपोजिट बोलूं तो कौन? सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी समझ में आया। एक सही कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या जरूरी? पहला लीगल इंटेंशन और दूसरा कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की। तीसरी चीज लॉफुल पर्पस के लिए। मैंने तुम्हारे साथ प्लान किया, चलो चोरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट, दो लोग हैं, अग्रीमेंट है, ऑफर भी, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है। चोरी का माल आधा आधा बांट लेंगे, कंसिडरेशन है, लेकिन क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है क्या? सामने वाला चोर पूरा लेके भाग गया, क्या मैं कोर्ट में जाऊंगी? देखो मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो आधा लेके भाग गया, आधा दिलवा मुझे। पहले तो मुझे पकड़ेंगे फिर उसको भी पकड़ेंगे। तो पर्पस क्या होना चाहिए? हमेशा लॉफुल। ड्रग्स के लिए क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ क्या? नहीं, कुछ भी गलत काम के लिए नहीं। तो पर्पस हमारा क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन बदले में कुछ ना कुछ मिलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एप्पल दे रहा है तो बनाना दे रहा है, मैं बाइक दे रही तो पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। कार के बदले में बाइक, फर्नीचर, जो भी कुछ हो रहा है, दैट वाज कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होता है, वैलिड मतलब सही तब होता है जब इसमें सारी चीजें होती हैं। पहला पॉइंट क्या पड़ा? लीगल इंटेंशन। दूसरा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तीसरा लॉफुल पर्पस। और फिर क्या पड़ा? कंसिडरेशन होना चाहिए। फ्री कंसर्न, ठीक है। तुम्हारे पास फोन है, ठीक है, मैं फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ लेकिन तुम बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं जबरदस्ती गन पॉइंट में तुम्हें बोलती हूँ दे फोन, दे फोन, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जबरदस्ती। क्या तुम्हारी फ्री कंसर्न है क्या? इन्होंने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब क्या होगा? कंसर्न एकदम फ्री होनी चाहिए, सामने वाला हाँ बोल रहा है लेकिन किसी जोर जबरदस्ती में आकर हाँ नहीं बोल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यस, एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। किसी के दबाव में आकर किसी ने अगर हाँ बोला है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अक्सर मूवीज में आपने देखा है ऐसा साइन करवा लिया जाता है गन पॉइंट में कि तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो, ऐसा करते हैं। ऑफर दिया कि मैं खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, सामने वालों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता था। तो अब वो अपनी जान बचाना चाहता था, उसकी कंसर्न फ्री नहीं है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? क्या नहीं, उसे बस प्रूफ करना है कोर्ट में आकर। क्या बोलना है? मैंने साइन इसलिए किया क्योंकि वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था या मेरे फैमिली वालों को मारने की धमकी दे रहा था। तो फिर कोर्ट क्या बोलेगी? ये प्रॉपर्टी उस बंदे की नहीं है, आप ही की है, बस प्रूफ करना पड़ेगा। कहीं वीडियो कैमरा लगाओ या कोई विटनेस खड़ा हो जो बता सके ये सारी चीजें, क्योंकि प्रूफ करने में भी तो हालत खराब होने वाली है। कंसर्न हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए? फ्री। शुड बी गिवन फ्रीली विदाउट एनी प्रेशर, किसी के दबाव में आकर नहीं, ठीक। क्या लिखा है? सर्टेनिटी, एकदम सर्टेन होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं आपके पास से गुड्स खरीदूंगी, तो भैया किस प्राइस में खरीदूंगी, क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटी होगा, कहाँ डिलीवर किया जाएगा, क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा, किस टाइम पर। तो उन्होंने कहा हर चीज फिक्स होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज हो रहे, खरीदना है क्या खरीदना पता ही नहीं चल रहा। कॉन्ट्रैक्ट में तो सारी डिटेलिंग लिखी रहती है ना,
फॉर एग्जाम्पल हाँ मैं पढ़ा दूंगी आपको, कितने में पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ाऊंगी, कितना पढ़ाऊंगी, क्या क्या कवर करूंगी, ये सारी चीजें तो क्लियर होती है ना। तो सर्टेनिटी मतलब क्या होता है, चीजें एकदम डिटेल में क्लियर कट पता होनी चाहिए। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पैसे दो, है ना, चांद तोड़ के लेकर आऊंगी मैं तुम लोग के लिए, क्या मैं चांद तोड़ के लेकर आ सकती हूँ? तो मुझे बस करोड़ों दे दो। उन्होंने कहा भैया ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करना जो कि इम्पॉसिबल है। आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर करते भी तो हमारी नजर में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये परफॉर्म ही नहीं हो सकते ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, सुना सुना सा लग रहा है, क्या था, मीटिंग ऑफ माइंड्स। दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रही हो, अगर सामने वाला कंफ्यूज है तो ये गलत कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मैं नैनो बेचने में इंटरेस्टेड, तुम लोग ऑडी खरीदने में इंटरेस्टेड थे, दिमाग में कुछ और था। ओरल में ये ज्यादा मिस्टेक्स होंगी, रिटर्न में होगी क्या? रिटर्न में तो लिखा होगा ना नैनो, तब तुम पढ़ोगे अच्छा नैनो, नहीं नहीं नहीं, ऑफर का एक्सेप्टेंस हम नहीं देंगे, रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन ओरल में कि मुझे गाड़ी बेचनी है, ठीक है, उस दिन मैं आई ऑडी से थी और मैंने बोला कि हाँ मुझे क्या बेचनी है, गाड़ी बेचनी है। तुमने कहा अच्छा ये वाली बेचनी है, मैंने भी क्लियर नहीं किया, तुमने भी क्लियर नहीं किया, तो क्लैरिटी अगर नहीं है तो ये चीज गलत है। तो तुम्हारे और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है? तो ये लिखा है मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्या लिखा है इसमें, क्या बोला, ये ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी, बोथ। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा किसमें होती है, ओरल में, अवॉइड करो हमेशा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड अनलेस, इन्होंने कहा थ्रेट टू कमिट अ मर्डर, अग्रीमेंट अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। आप ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो एक तरीके से क्या हो, वॉइड हो। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिन्हें बोल रखा है कि ये काम करना अलाउड ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आप कर सकते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप रेलवे का बिजनेस कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन तुमने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट, मुझे पैसे दो मैं तुम्हारे लिए एक रेल बना कर देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या बना के देती हूँ, एक रेल। क्या ये काम करना अलाउड है? नहीं। जो काम करना आपको अलाउड ही नहीं है, वॉइड के एक्चुअली एक पूरी लिस्ट दे रखी है, जो ये 10 पॉइंट है, पूरी एक लिस्ट दे रखी है कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। गलत काम, मैं ड्रग्स खरीद के देती हूँ, ठीक है, ये अनलॉफुल भी हो जाएगा और साथ में वॉइड भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पूरी लिस्ट है। क्या ये 10 बातें समझ में आई? अगर ये पूरी 10 बातें समझ में आ गई तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। हेडिंग क्या लिखा है, एसेंशियल एलिमेंट्स किसके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। चलिए नीचे आ जाइए। पहला, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट में ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्या ऑफर को मैं प्रपोजल बोल सकती हूँ, ऑफर और एक्सेप्टेंस। दूसरा, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, क्रिएट लीगल रिलेशन, या फिर मैं इसे क्या बोलूँ अलग अलग नाम से बताओ, एनफोर्सेबल बाय लॉ, लीगल इंटेंशन, लीगल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, जो बोलना है। क्या लिखा है, वैलिड तब होगा जब लॉफुल कंसिडरेशन होगा। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन में देखना लॉफुल लिखा है, बदले में जो भी मिल रहा है वो भी लीगली सही होना चाहिए। मैंने कहा तुम मुझे पैसा दो मैं मर्डर करके दूंगी, तो मर्डर करना लॉफुल कंसिडरेशन है क्या? नहीं भाई, मैं ड्रग्स दूंगी, है क्या? नहीं। लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इसका मतलब बताओ, लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, माइनर, अनसाउंड और इंसॉल्वेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब कर कौन सकता है, मेजर, साउंड और सॉल्वेंट। कंसर्न होनी चाहिए, बताइए इसमें क्या याद आ रहा है, फ्री कंसर्न होनी चाहिए, किसी के प्रेशर में हाँ नहीं बोलना है, किसी ने अगर बोल भी दिया तो वो हमारे नजर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन हमेशा लीगल होने चाहिए, क्या याद आ रहा है, लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट अपोज, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं। हाँ मतलब हम दोनों मिलके डकैती करते, चोरी करते, ये वाला लॉफुल ऑब्जेक्ट। सर्टेन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, सारी चीजें। एंड फाइनली क्या लिखा है, अग्रीमेंट इज केपेबल बीइंग परफॉर्म, क्या होना चाहिए, नॉट इम्पॉसिबल नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस नहीं। बताओ समझ में आया? यही सारी इन्होंने डिटेलिंग बता के रखी है। और फिर से रिपीट अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, खुद देखो क्या लिखा है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, क्या होगा, अग्रीमेंट, फिर क्या लिखा है, पार्टी की कंसर्न मतलब फ्री कंसर्न, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर क्या लिखा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज, कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब केपेबल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट,
पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब सॉल्वेंट, मेजर, साउंड। क्लियर है? अलग अलग तरीके से रिपीट रिपीट रिपीट, अब पूरा रिपीटेशन है। हेडिंग क्या लिखा है? अभी जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 10 दिख रहा है। मैंने अभी तुम लोग को कोई भी सेक्शन नंबर याद करने को नहीं बोला है, लेकिन कुछ सेक्शन नंबर आए थे, 2 के आए थे, सेक्शन 2 के, वो डेफिनेशन के सेक्शन नंबर याद कर लेना, ए बी सी, किसमें डी ई एच जो भी दे रहेगा तो वो याद करना। प्लस वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 10। 10 क्या बताता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल होते हैं। और 11 आपको क्या बताता है? कौन कौन केपेबल नहीं है, वही माइनर, अनसाउंड और इंसॉल्वेंट। सेक्शन नंबर याद रखना है वो भी, ठीक है। चलो, अब इन्होंने कहा ऑफर एक्सेप्टेंस समझ में आ गया ना, इनको और डिटेल में समझाएंगे ऑफर एक्सेप्टेंस, कब कब हम ऑफर मानेंगे और कब कब हम एक्सेप्टेंस मानेंगे, उसकी पूरी डिटेलिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला ऑफर का एक दूसरा नाम भी होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है? प्रपोजल होता है। ऑफर बोलो, डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? 2K में, याद रखने का। फिर सेम बातें वही लिखी है ऑफर की, ठीक है, इसको मैं रीड नहीं कर रही हूँ, सीधा यहाँ पर आएंगे। ऑफर के कुछ रूल्स है, कब हम मानेंगे कि वैलिड ऑफर है। हमने अभी क्या पढ़ा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड है? तो उसके लिए वैलिड ऑफर तो होगा। कब हम मानेंगे कि वैलिड ऑफर है? आ जाइए, तब मानेंगे जब चीजें क्या होगी? क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट और फाइनल। ऑफर तब मानेंगे सही है जब मैं पूरी इंफॉर्मेशन सही से दूं ना। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि मैं कार बेचने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। कंप्लीट ऑफर था क्या? बताया नहीं कौन सी कार, मेरे पास तो 4 कार है, और ना ही नालायक हो तुम लोगों ने पूछा, पूछना चाहिए था ना, तब कंप्लीट हो जाता, क्लियर होना चाहिए। तो मैंने भी क्लैरिटी नहीं दी, आपने भी क्लैरिटी नहीं मांगी। तो वैलिड ऑफर कब होगा? जब चीजें क्लियर होंगी। मस्ट नॉट बी वेग। वेग बोले तो कंफ्यूज, वेग नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहला पॉइंट समझ में आया? कम्युनिकेट टू ऑफरी। अब समझो, जो ऑफर दे रहा है उसे बोलते हैं ऑफरर, उसे क्या बोलते हैं? ऑफरर। और जिसे मिल रहा है ऑफरी, ठीक है। मेरे मन में है, मेरे मन में है ये ऑफर, अभी मैंने आपको बताया नहीं, तो क्या वैलिड ऑफर होगा? क्या मन में रखा, और अक्सर हम बोलते हैं मैंने बोला तो था, बोला तो था, जबकि बताया ही नहीं। कभी कभार ऐसा धोखा हो जाता है ना कि मैंने बताया था, तूने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो बोलेगा अरे कब बताया यार। तो मन में चल रही होती है चीजें लेकिन बताए नहीं। तो हम वैलिड ऑफर तब मानेंगे जब एकदम क्लियर होगा, और ये क्लियर बात आपने ऑफरी को बता दी हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दी हो कि भैया सामने वाला या तो उस ऑफर को क्या करे, एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। पहले 2 पॉइंट समझ में आ गए? पहला क्या बोल रहा है? पूरी बात बताओ, और दूसरी बात बोल दो, क्लियर कर दो अच्छे से, ठीक है। तीसरी बात, ऑफर क्या हो सकता है? दोनों ऑप्शन है, ओरल भी, रिटर्न भी। लेकिन बीइंग अ सीएस आप क्या सजेस्ट करोगे? हमेशा रिटर्न। ऑफर जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी, ठीक। ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन। मैंने किसी एक को बोला बेटा तुम, किसी मैंने दिशिका को बोला दिशिका तुम्हें ये करना है, ये मैं बाइक तुम्हें बेचना चाहती हूँ, तो ये ऑफर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। मैंने बोल दिया मैं एक बाइक बेचने में इंटरेस्टेड हूँ, तो में से जो भी इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। तो जब मैंने सबको ऑफर दिया तो वो क्या हो गया? जनरल ऑफर। जब मैंने किसी एक इंसान को दिया कि दिशिका तू, तुझे बस दे रही है ऑफर, किसी और के लिए ऑफर अवेलेबल नहीं है, तो ये स्पेसिफिक होगा। तो जब एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है तो स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। बट व्हेन द ऑफर इज एट वर्ल्ड एट लार्ज, तो वो क्या हो जाता है? जनरल ऑफर। फॉर एग्जाम्पल लिखा था ना वांटेड, ये बंदा वांटेड है, जो भी इसको लेकर है इसको 1 लाख दिया जाएगा, तो वो ऑफर किस टाइप का है? जनरल हो गया ना। जेल से भागा कैदी है, इसको जो भी पकड़ के लेकर आएगा उसको मिलेगा 1 लाख। तो ये ऑफर बस किसी एक को दिया जा रहा है कि सबको दिया जा रहा है? सबको, जो भी आएगा उसको दिया जाएगा, तो जनरल हो गया। तो मैंने बोला कि भाई तू ये काम कर कर दिखा, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक, ठीक। चलो, तो ऑफर वैलिड तब माना जाएगा, पहला पॉइंट, जब क्या होगा? क्लियर होगा, कम्युनिकेट टू ऑफर ही होगा, ओरल रिटर्न दोनों वैलिड माने जाते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, जनरल भी स्पेसिफिक भी, दोनों दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स डिपेंड तुम्हारा काम किस टाइप का है, ठीक है। इन्होंने कहा लैप्स हो जाता है कभी कभार ऑफर। मैंने बोला आज ही, क्या आज बता देना क्या मेरी बाइक खरीदने में इंटरेस्टेड हो। दिशिका को बोला आज मेरी बाइक खरीदने में इंटरेस्टेड है, आज ही क्या आज बता देना। अगर वो आज नहीं बताती है कल बताती है तो ऑफर लैप हो गया है,
टाइम आज ही का दिया था ना, ठीक है। अब हमारे पर्सनल टर्म अच्छे तो मैं दे दूंगी, अदरवाइज ऑफर तो खत्म हो गया ना, टाइम पीरियड तो खत्म। तो ऑफर कब कब खत्म हो जाएगा, सेक्शन नंबर 6 बताता है। पहला, नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम स्पेसिफाई कर रखा है वो टाइम गुजर गया तो लैप्स हो गया। पहला पॉइंट क्लियर है, यस और नो। नॉट एक्सेप्टेड इन दी मोड प्रिस्क्राइब, इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब तो रीजनेबल मैनर जो आपको ठीक लगता है, समझना। मैंने बोला कि अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी तो प्लीज मुझे है ना एक मिस कॉल मार देना। मैंने एक मोड बताया ना, एक्सेप्ट करने का तरीका क्या बताया, एक मिस कॉल मार देना। इसने मिस कॉल नहीं मारा, इसने मैसेज किया। अब मैसेज को तो मैंने देखा ही नहीं ना, व्हाट्सएप मैसेज, या फिर इसने ईमेल किया कि दीदी मैं खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने एक तरीका बोला था, वो तरीका क्या था, मिस कॉल मारने का। अगर मिस कॉल मारूंगी तो मैं मानूंगी तूने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसने वो मोड नहीं किया और क्या किया, दूसरा किया, तो इसके ऑफर एक्सेप्ट हुआ ही नहीं है, ऑफर क्या हो गया है, लैप्स हो गया है। अब अगर मेल कर दिया था या मैसेज कर दिया तो मैं नहीं मानूंगी, ये तो अब आपसी वाली बात है ना, म्यूचुअल वाली बात है, मैं मान गई तो अलग बात है। अदरवाइज क्या एज पर रूल रेगुलेशन हो रहा है, क्या नहीं, तो ऑफर तो लैप्स हो जाएगा। कब लैप होगा, एक स्पेसिफाइड टाइम बताया है उसके अंदर करो तो लैप्स हो नहीं करोगे तो हो जाएगा। एक स्पेसिफाइड मोड बताया है उसमें नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑफर लैप हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। और कब लैप्स हो जाएगा, जब ऑफरी ने क्या किया, मैंने कहा आज रात तक सोच के बताना। दिशिका ने कहा नहीं दीदी अभी, हाँ अभी ना है मेरी। दिशिका ने क्या बोला, तुरंत के तुरंत मुझे अभी ना बोल दिया, तो तुरंत हो गया ना, तो क्या रात तक भी रुकने की जरूरत है क्या, नहीं। ऑफरर कौन होता है, मैं, ऑफर दे रहा है जो, ऑफरी जिसको मिल रहा है। ऑफर और ऑफरी दोनों क्या हो गए, तय हो गए। मैंने ऑफर दिया था रात तक का, ठीक है, अभी रात हुई नहीं, शाम तक में ही कांड हो गया है। तो एक्चुअली में अगर डेथ हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स। अब दिशिका घर में जाकर अगर रात में मैसेज छोड़ती है तो क्या वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, नहीं, क्योंकि ऑफर लैप्स हो गई, मेरी डेथ हो गई, ठीक है। एक्सेप्टर कौन होता है, ऑफरर क्या ऑफरी, ऑफरी एक्सेप्टर है ना। फेल टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, मैंने कुछ कंडीशन रखी थी। मैंने कंडीशन रखी थी कि अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ये दो बातें हैं, ये कर लेना, फिर आप मुझे हाँ कह देना। दिशिका बोलते हैं ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं करो, सीधा हाँ बोल रहे, तो क्या मैं मान जाऊंगी क्या, नहीं, पहले वो कंडीशन फुलफिल करो। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, पेपर में अग्रीमेंट में आपने खुद लिखा होगा, ठीक है। फाइनली ऑफरी मेक क्या लिखा है, काउंटर ऑफर, मैं बाइक 20,000 में बेचूंगी। दिशिका इंटरेस्टेड तो है लेकिन 20,000 में नहीं, इसने बोला दीदी 15। इसने मुझे क्या दिया है, काउंटर ऑफर दे दिया। तो जो मेरा ऑफर है वो लैप्स हो चुका है, उसने काउंटर ऑफर, इसने मुझे ऑफर दे दिया है। पहले तो मैंने ऑफर दिया ना, मैं 20,000 में बेचूंगी, इसने रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट हो गया ये, और मुझे क्या दे दिया है, काउंटर ऑफर, नहीं दीदी 15, यही तो करते हैं अपन दुकान में बैठ के, यही तो करते हैं। तो उसके ऑफर को आप रिजेक्ट करते हो एक्चुअल में, और फिर क्या देते हो, काउंटर ऑफर, इतने में देना है तो दीदी बताओ। अब फिर मेरी मर्जी, अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि नहीं करती, मैंने कहा नहीं चलेगा तो रिजेक्ट, मैंने कहा चल जाएगा तो एक्सेप्ट। तो ऑफर कब कब लैप्स होता है, मेरा ऑफर तो लैप्स हो गया ना, तो मेरा ऑफर कब लैप्स होगा, जब सामने वाला क्या दे देगा, ऑफर कब दे देगा, काउंटर ऑफर। इफ अमाउंट टू रिजेक्ट, वो उस अमाउंट से अग्री नहीं करता, वो 20,000 से अग्री नहीं करता, वो 15,000 मेरे में से। क्लियर है, वापस कब कब लैप्स होगा, पहला एक टाइम बताया था, उस टाइम के अंदर आपने हाँ नहीं बोला। एक मोड बताया था, उस मोड से हाँ नहीं बोला, ऑफरी ने रिजेक्ट ही कर दिया, तब लैप्स हो जाएगा। ऑफर और ऑफरी दोनों एक्सेप्टेंस से पहले खत्म हो गए, एक्सेप्टर कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। और क्या बोला है, एक्सेप्टर क्या देता है, काउंटर ऑफर देता है। क्लियर है, पक्का, हेडिंग बताओ, मीनिंग बताओ इसका। रिवोक करना मतलब क्या होता है, रिवोकेशन मतलब, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। कैंसिल करना, क्या करना, वर्ड की मीनिंग बच्चा बहुत मेहनत करनी है थोड़ी, है ना। रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर, अब बताओ हेडिंग समझ में आ रही है। ऑफर को क्या किया जा रहा है, कैंसिल बाय ऑफरर। कब कर सकता है, जब तक सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया।
मैंने ऑफर दिया, रात तक में बताना। ऋषिका भी घर जा रही है, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, तुरंत मैसेज करके बोल सकती हूँ मेरा ऑफर कैंसिल, मेरा ऑफर कैंसिल, मैं नहीं दे रही। ऋषिका ने एक बार हाँ बोल दिया, अब मैं पीछे नहीं हट सकती क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ओरल कॉन्ट्रैक्ट को तो तोड़ना बहुत आसान है, रिटर्न का एक बार सोचो। मैंने साइन कर दिया है, मैंने साइन कर दिया है और पेपर दे दिया है। ऋषिका ने बोला घर में जाके साइन करूंगी मैं, क्योंकि मेरा जो पेन है, मेरा जो इंपॉर्टेंट पेन है जिसे मैं साइन करती हूँ, वो कहाँ रखा है, घर में रखा है, सील साइन के साथ वो करेगी, ठीक है। तो अब तो ऑफर गया मेरा, ठीक है। अब वो घर में जाके उसको क्या कर देती है, सील साइन से साइन कर देती है, एक्सेप्टेंस हो गया। क्या मैं इसे ब्रेक कर सकती हूँ, क्या नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होगा कि अगर मैं ब्रेक करूंगी तो मुझे फिर कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। ओरल चीजें तो तुम लोग तोड़ सकते हो, क्योंकि किसने सुना तुम्हारी बात, दो लोगों के बीच की बात है ना, ना कोई रिकॉर्डिंग हुई ना कुछ, तो ये टूट जाते हैं। इसलिए प्लीज हमेशा रिटर्न को ही आप क्या दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है। चलिए, ऑफर कब कब रिवोक हो जाएगा बाय द ऑफरर, तब जब एनी टाइम वो कर सकता है, कभी भी, लेकिन वो कभी भी कब होना चाहिए, बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले होना चाहिए। कभी भी तोड़े, लेकिन अगर एक बार एक्सेप्ट हो गया तब वो तोड़ सकता है क्या ऑफर, नहीं। हाँ, अब इसने साइन नहीं किया है और मैं फोन करके बोल देती हूँ कि ऋषिका एक काम करना, झूठ सीधा, तो ये बोल देगी भैया मैंने कर दिया, भले वो घूम रही थी अभी तक, घर पहुंची नहीं थी, है ना। तो इसीलिए रिटर्न में तो फंस ही जाओगे, ओरल में तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है। क्यों, क्योंकि हमने हाँ बोला था, किसने सुना, ठीक है। इसलिए जो ओरल होते हैं वो एक तरीके से नेग्लिजिबल ही है, बस बोलने वाली बातें हैं, ठीक है। विश्वास पे जो चलते हैं ना, धंधा बिजनेस जो विश्वास पे चलता है ना, मैंने बोल दिया और सामने वाले ने मान लिया, वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से, ठीक। नेक्स्ट, रिवोकेशन मस्ट बी, मन में है मेरे कि मुझे कैंसिल करना है तो बोल भी दो ना। रिवोकेशन तब माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस से पहले, और एक्सेप्टेंस से पहले हो और वो ऑफर तक कम्युनिकेट हो जाए, ठीक है। मैंने मैसेज छोड़ दिया था, सामने वाले ने देखा ही नहीं, मैंने ईमेल दे दिया था, सामने वाले ने खोला ही नहीं, कम्युनिकेट तो हुआ ही नहीं प्रॉपर। ऑफर टू कीप ओपन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, नॉट बाइंडिंग अनलेस इट इज सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। ऑफर टू कीप ओपन, आपका ऑफर तब तक ओपन रहेगा स्पेसिफाइड टाइम तक, ऑप्शन इज नॉट बाइंडिंग अनलेस दे सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। ऑफर में अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का है क्या। उन्होंने कहा भैया आप ऑफर दे रहे हो ना, तो इस ऑफर में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन भी तो इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो वो बिना कंसिडरेशन का क्या ही ऑफर, ये बस ऐसे ही पिक्चर देखने आ जाना, मैं ऑफर दे रही हूँ, तुम भी हाँ हाँ बोल रहे हो, लेकिन ये ऑफर कोई काम का है ही नहीं, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन होगा तो ही वो बाइंड होगा, अदरवाइज कोई बाइंड नहीं होता। क्लैरिटी है, बोलो। वेलकम बच्चे। चलो, एक्सेप्टेंस मतलब ऑफर का एक्सेप्टेंस है। अब जैसे जैसा ऑफर में पड़ा, ध्यान दे, अशंक नालायक इधर ध्यान दे, ऑफर के रूल्स पढ़े थे, ऑफर्स के रूल्स पढ़े थे, एक्सेप्टेंस के भी। एक्सेप्टेंस जब दोगे तो क्या बोला, वर्ड स्पोकन भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, रिटर्न मतलब इंप्लाइड होता है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज, तीन तरीके से आप हाँ बोलोगे, या तो ओरली बोल दो, या तो रिटर्न बोल दो, तीसरा इन्होंने क्या बोल दिया, कंडक्ट ऑफ पार्टीज। चलिए समझते हैं कैसा। मैंने बोला कि अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो प्लीज मुझे फोन पे जवाब दे देना, फोन पे जवाब देना इज स्पोकन। अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो मुझे लेटर लिख के दे देना, रिटर्न। तीसरा है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज, इनडायरेक्टली। अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, ऑफर में लिखा है कि कल वहां आ जाना, वहां पे जाकर हम लोग ये प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, ठीक है। तो या तो फोन करके उसने बता दिया हाँ मैं कल आ जाऊंगा, दूसरा उसने लिख कर बता दिया हाँ मैं वहां जाऊंगा, तीसरा उसने ना बोला ना लिखा, सीधा वहां पहुंच गया, तो कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज। आपने कुछ ऐसा किया जिससे समझ में आ गया कि आपकी एक्सेप्टेंस है, अब मतलब काम होगा, इज दैट क्लियर। एक्सेप्टेंस का रूल क्या है, या तो स्पोकन, या तो रिटर्न, या तो इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज, पार्टीज ने कुछ ऐसा किया जिससे समझ में आ गया कि सामने वाले की एक्सेप्टेंस है, ठीक। चलिए, तीसरा क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस तब माना जाएगा जब सामने वाले ने क्या दे रखा है, पर्टिकुलर मोड। अभी ऑफर पड़ा था ना, मैंने कहा था रिंग कर देना, उसने क्या कर दिया, रिंग कर दिया, तो एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड है ऑफर में, क्या लिखा है,
अनक्वालिफाइड को हम अनकंडीशनल भी बोल सकते हैं, या फिर एकदम अलग बोले अनकंडीशनल मतलब एब्सोल्यूट, कोई कंडीशन नहीं। एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिशिका को बोला मैं 20,000 में इस बाइक को बेचने चाहती हूँ, मैंने ऑफर दिया, तो सामने वाले का हाँ होना चाहिए कि हाँ मैं 20,000 में खरीदने को तैयार हूँ। लेकिन इसने क्या बोला, नहीं मेरी कंडीशन है, मैं 20 में नहीं खरीदूंगा, 20 में नहीं खरीदूंगा, कितने में खरीदूंगा, 15 में। तो क्या ये एक्सेप्टेंस है क्या, ये तो काउंटर ऑफर हो गया ना। तो इन्होंने कहा एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट। जो बोला गया अगर उसमें हाँ है तो है, अदरवाइज आपने दोबारा से एक ऑफर दे दिया, आप सामने वाले के पास गेंद आ गई है जो वो एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक, काउंटर ऑफर सेम बात वही कर दी, उसी काउंटर ऑफर को क्या बोलेंगे, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। रिपीट है, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल दिया, 1,000 रुपए का हॉर्स खरीदने की बात हो रही थी, लेकिन सामने वाले ने क्या बोला, नहीं 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 10 रुपए कम करो, तो 10 रुपए कम इज एक्सेप्टेंस नहीं है, ये कंडीशन रख दिया आपने। ठीक है, एग्जाम्पल देके बस समझा रहे हैं, घिसी पिटी बातें। एक्सेप्टेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड, पढ़ा था ना। फॉर एग्जाम्पल ऑफर क्या बोला, मैंने आपको कम्युनिकेट किया, दिशिका घर में जाकर भूल जाती है बताना, उसकी हाँ है लेकिन घर जाकर क्या भूल जाती है, मतलब कम्युनिकेट होना चाहिए ना, जब मुझे बताया ही नहीं तो एक्सेप्टेंस कहाँ से। ठीक है, मियर, ये देखो क्या लिखा है, मियर बोले तो ओनली, साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सामने वाला अगर क्या है, बस शांत है, कुछ नहीं बोल रहा, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, तो उसकी शांति का मतलब हाँ हाँ नहीं है, शांति का मतलब हाँ नहीं है, क्लियर बोलो, मेरी हाँ है। अगर वो शांत है तो मतलब उसकी, अगर आप कह रहे हो कि चलेगा वहां या चलेगी वहां और सामने वाला शांत है तो उसका मतलब क्या है, उसकी ना है ना। फिर दोबारा पूछेंगे चलोगे चलोगे चलोगे, तो भारी मन से बोलता है ठीक है, तो वो जबरदस्ती मनवा रहे हो, फ्री कंसर्न। ठीक है, चलिए, ऑफरर कैन प्रिस्क्राइब द मोड बट नॉट द मोड ऑफ रिजेक्शन। हाँ बोलने के मोड सेलेक्ट कर सकते लेकिन ना बोलने के नहीं। ABCDF समझ में आया, जी में पहुंचू। इफ द ऑफर इज वन विच इज एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन, अगर कोई ऐसा ऑफर है जिसमें एक्ट करना है आपको, नो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस टू द ऑफर इज नेसेसरी अनलेस कम्युनिकेशन इज स्टिपुलेटेड। ठीक है, इफ रिवॉर्ड इज ऑफर टू, चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जी वाला पॉइंट रिपोर्टर, किसी बंदे का स्टिपुलेटेड मतलब जो भी बताया गया है, जो भी मेंशन है। ठीक है, अब पूरा पहले एग्जाम्पल समझते। एक बंदे का डॉग था, ठीक है, वो क्या हो जाता है, गुम जाता है। अब वो स्टिकर लगा देता है, पैम्पलेट ऐसे चिपका देता है कि जो मेरे कुत्ते को ढूंढ कर लेकर आएगा मैं उसे 50,000 दूंगा। ठीक है, किस टाइप का ऑफर है, जनरल की स्पेसिफिक, जनरल। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। जनरल रूल, कोई अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट करे तो वो हमें बताए, लेकिन मुझे बताओ स्पेसिफिक ऑफर को का एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया जा सकता है, लेकिन जनरल ऑफर को क्या कम्युनिकेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब भाई मैंने बोला डॉग को है ना ढूंढने को, तो भैया सब लोग ढूंढना चालू कर रहे हैं, क्या कोई आकर मुझे बताएगा मैं ना ढूंढना चालू कर रहा हूँ, ठीक है, कोई आकर बताता है क्या, कोई नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल कोई कैदी है जो वांटेड है, हम इसको ढूंढ रहे हैं, कोई आकर बताता है। तो जो ई पॉइंट बोलता है, ई पॉइंट बोलता है कि आप बताओ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, जनरल, जब ऑफर क्या हो जाते हैं, जनरल। इज दैट क्लियर? रिवॉर्ड इज ऑफर्ड फाइंडिंग ऑफ द लॉस्ट डॉग, ऑफर इज बाय द फाइंडिंग डॉग। ठीक है, रीडिंग इन्होंने ये लिखा है, क्लियर है बच्चा? एच पॉइंट में आते, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन दी, कब दोगे एक्सेप्टेंस, रीजनेबल टाइम, रात तक बोला है ना तो रात तक देने का, 12 बजे तक दे, 12 बजे का 1 मिनट भी ऊपर होते तो गए, लेकिन सामने वाले की कोई दिक्कत नहीं है तो चल जाएगा। ठीक है, सामने वाले को दिक्कत है तो वो लीगली आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, सच। ठीक है, क्लैरिटी है, पक्का? ये इसी का है, कॉन्टेक्ट ओवर टेलीफोन। रुक जा, ये खत्म कर। एक्चुअली में 2 पॉइंट यहाँ से, ये इसी का एक्सेप्टेंस का ही है। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सेप्टेंस उसी का है, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं बनती है, कोर्ट में जाके केस ही नहीं कर सकते हो। ए लास्ट है, ओरल समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्या टेलीफोन में कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, बस वो ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा टेलीफोन में कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यस,
लेकिन कभी कभार टेलीफोन में नेटवर्क उड़ जाता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट माना, लेकिन इसे प्रूफ कैसे करोगे? बस मुश्किल है। अगर रिकॉर्डिंग कर रखी है तो उसमें पता चल जाएगा, तो रिकॉर्ड कर लिया तो बच्चा प्रूफ कर लोगे। लेकिन आपसे अगर ये क्वेश्चन में पूछती हूँ कि टेलीफोन में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हाँ, लेकिन मैंने ऑफर दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उस टाइम पे नेटवर्क गुल हो गया और मुझे सुनाई नहीं दिया है, तो वो एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। क्लैरिटी है? यहाँ पे पूरा पैराग्राफ यही बोलते हैं और आज की सभा समाप्त।